चलिए स्टार्ट करें। देखिए आज अपन एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है आपका लाभ हानि। शायद वर्तमान जनरेशन को बहुत अच्छे तरीके से अपना फायदा और नुकसान दिखाई देता है कि कौन सी वाली चीज़ है जो अपने फायदे की है, कौन सी वाली चीज़ है जो अपने नुकसान की है, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आता है। उसको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि ये चीज़ मेरे नुकसान की है और वो उसी की तरफ आकर्षित रहता है हमेशा, और बस कार्यक्रम समाप्त उसका। ठीक है, चलिए देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपन को समझना है। तो देखिए सबसे पहले अपने को बहुत अच्छे तरीके से जानना है कि एक आपका क्रय मूल्य होता है, ठीक है, जिसे हम लोग दूसरा नाम लागत मूल्य के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लगभग 20 मिनट तो वो चलने वाला है जिसे आप जानते हैं। 20 मिनट के बाद थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये चीजें मैं नहीं जानता हूं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप जानते हैं तो उन्हें आप साथ के साथ मेरे साथ नोट कर सकते हैं, तो आपके समय की क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। तो मेरे साथ लिखते जाइए। क्रय मूल्य क्या होता है कि वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, किसी वस्तु को खरीदा जाता है। मैं आपको फिर एक बात बता दूं, अभी गुरुजी ने बताया, तुम लोगों ने सुना भी होगा अच्छे तरीके से कि रात को 9 बजे फ्री टेस्ट लगता है, वो आपको देना है। उसको देने के लिए जो एक क्लास चलती है ना, या जितने भी अध्यापक पढ़ाते हैं, बड़े गहन चिंतन के साथ पढ़नी होती है वो क्लास, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद जो आज में पढ़ाया टीचर ने वही रात को टपकने वाला है 9 बजे। ये है मुद्दा। आप समझ रहे हैं पूरी कहानी में क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो दिन में पढ़ाया गया है वही रात के पेपर में मिलेगा। तो अभी मैं जो 1 घंटे आपको पढ़ाने वाला हूं, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है अभी रात्रि में। समझ रहे हैं ना? बस, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, दूसरा आप जानते हैं, दूसरा नाम क्या होता है आपका, जिसे हम लोग विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। क्या होता है आपका? विक्रय मूल्य। कई जगह इसका नाम बिक्री मूल्य भी लिखा मिलेगा आपको, विक्री मूल्य भी लिखा मिल सकता है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। भाई जिस मूल्य पर हम किसी सामान को बेचेंगे वो बेचने वाला मूल्य कहलाएगा, और जिस पर खरीदेंगे वो क्या कहलाएगा? आपका खरीदने वाला मूल्य कहलाता है। अब आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि इतनी बुद्धि तो आपके अंदर है कि फायदा कब होता है और नुकसान कब होता है। तो देखो, एक तो काम हो गया आपका क्या? लाभ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो बताओ लाभ कब होगा आपको? लाभ जब होगा कि जब आप बेचोगे ज्यादा रुपए में और खरीदोगे कम रुपए में। इसका मतलब अगर बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाले मूल्य को अगर घटा देते हैं तो क्या बनता है? आपका लाभ बनता है। दूसरी क्या प्राप्त होती है आपको? तो वो होती है आपकी हानि। हानि बोले तो आपका लॉस। ये कब हो सकता है? ये केवल एक ही स्थिति में हो सकता है कि जब आपने ज्यादा में खरीदा और कम में क्या कर दिया? बेच दिया। जैसे कि मान लीजिए कोई सामान आपने खरीदा, कोई दुकान चालू की और वो दुकान नहीं चली, तो क्या जितने में वो सामान तुम खरीद के लाए तो उतने में बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। इसका मतलब क्या होगा कि आपको वो सस्ते दाम में बेच के वो दुकान क्या करनी पड़ेगी? बंद करनी पड़ेगी। मतलब जहां पूर्ण रूप से नुकसान होने वाला है वह थोड़ा बहुत नुकसान क्या हो जाता है? आपका कम हो जाता है, और आपको जो पैसा मिलने वाला होना चाहिए उससे कम मिलता है, लेकिन आपको कुछ मिलता है, थोड़ा सुकून रहता है। सही है ना?
चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि लाभ या हानि की गणना, लाभ या हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है, सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। इसीलिए क्रय मूल्य को सदैव 100% मानते हैं, 100% मानते हैं। ये फिक्स है भाई हमेशा के लिए। जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस काउंट करना है तो आप किससे काउंट करोगे? अब देखो क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, तो इसे हम कई बार लिखेंगे आपके सामने, तो वो सीपी दिखेगा आपको, ये आपको एसपी दिखेगा। एसपी बोले तो क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस, सीपी बोले तो आपका कॉस्ट प्राइस। ये आपको शब्द दिखेंगे, तो इन शब्दों से आपको परेशान नहीं होना है। और उम्मीद करता हूं यहां तक तो आप सबने लिख ही लिया होगा। आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखो ये किताब आप लोगों ने अभी तक ली है या नहीं ली है, तो अभी तक ले लीजिए भाई, फायदा मिलेगा आपको। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी भी क्लासें चलती है कहां से चल रही हैं, बुकों से आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। और एक बात आपको याद रखनी है, क्या, मैं तो कल ही बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। क्यों? फिर कल ना जोड़ोगे तुम क्लास में? हाँ तो वह कल ही बताएंगे फिर। क्या कह रहा? कल क्या है? कल ही बताऊंगा मैं तो। अब देखो ध्यान से, अब इसी लाभ या हानि का आपको क्या निकालना है, प्रतिशत में मान निकालना है भाई, कि कितने % का लाभ हो रहा है और कितने % की हानि हो रही है। तो इसका कंडीशन क्या होता है आपका? तो इसका कंडीशन होता है कि लाभ या हानि का मान तो रखा जाएगा कहां, ऊपर, और नीचे क्या आएगा आपका, क्रय मूल्य आएगा। नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका 100। ये आप लोगों को शायद पता होना चाहिए कि 100 का जो गुणा करते हैं वो प्रतिशत निकालने की वजह से करते हैं। किसकी वजह से करते हैं? कि मान आपको किस में प्राप्त हो जाए, परसेंटेज में। देखो मैं फिर बता रहा आपको बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया ढंग से। आप लोग समय पे क्लास में बैठो, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। बाहर जाने की आवश्यकता है ही कहां है, कुछ लोग तो बेचारे गए नहीं, तो कुछ लोग जल्दीबाजी में रहते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। एक लाइन और पकड़नी है आपको कि प्रतिशत में मान बराबर होता है आपका संख्या में मान। प्रतिशत में मान बराबर होता है आपका संख्या में मान के। ये लाइन आपके लिए पूरे टॉपिक के लिए अकेली काम कर जाएगी कि प्रतिशत में जो मान दे रखा है उसका संख्यात्मक मान कितना है। ये बात आपको अगर पता है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है बताएगा कोई? मैं बता दूं? चलो, यदि प्रश्न में प्रतिशत लाभ या हानि दिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको? तो देखिए, यदि प्रतिशत लाभ दिया है तो आपको 100% में जोड़ना होता है। यदि आपको प्रतिशत हानि दे रखी है तो आपको 100% में से घटाना होता है। और इस काम को करने के बाद जो आपको प्राप्त होता है वही क्या होता है आपका विक्रय मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई सामान आपने 20% के नुकसान पर बेचा, इसका मतलब बेचा तो 80% में ही होगा ना। कोई सामान आपने 10% के लाभ पर बेचा तो बेचा तो 110% में होगा। ये बात जिस दिन आप लोग समझ जाएंगे उस दिन आपका प्रश्न आराम से हल हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो एक बात और आपको जो समझनी है वो ये है, महत्वपूर्ण बिंदु,
यदि लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करनी हो, विक्रय मूल्य पर करनी हो तो विक्रय मूल्य को 100% मानते हैं। यह भी आपको समझना है। एक्चुअलिटी में हमेशा हमें जो काउंटिंग करनी है वो तो क्रय मूल्य पर ही करनी है, लेकिन अगर उसने सवाल में कहा कि आप जो ये काउंटिंग कर रहे हैं इस काउंटिंग को विक्रय मूल्य पर करके बताओ, तो फिर आपको विक्रय मूल्य को कितना मानना पड़ेगा? उस समय 100% मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आपको वहां फार्मूले लिखाए थे, उन फार्मूलों का थोड़ा सा दूसरा रूप और देख लो। यदि मुझे विक्रय मूल्य निकालना है तो मैं क्या करूंगा? क्रय मूल्य में लाभ को तो जोड़ना पड़ेगा भाई, और इसी का दूसरा वर्जन क्या होता है? इसी क्रय मूल्य में से हानि को घटाना पड़ता है। अगर सवाल में लाभ होता है तो जितने में खरीदा, जितने का फायदा हुआ, दोनों को जोड़ दो, क्या हो गया? बेचने वाला मूल्य। अगर बेचने पर नुकसान होता है तो जितने में खरीदा और जितने का नुकसान हुआ उसको कम कर दो, वो बेचने वाला मूल्य आ गया। वही कंडीशन अगर आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो भी दो स्थिति उत्पन्न होंगी आपके सामने कि देखो क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाना पड़ेगा और यहां विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना पड़ेगा। जस्ट उल्टा होता है, एक साथ इसीलिए लिखाया है कि आपको याद हो जाएगा। अभी तकलीफ नहीं आएगी, बाद में तकलीफ हो सकती है। यहां तक का सबने एक साथ लिख लिया होगा अच्छे तरीके से, पक्का ना? थोड़ा आवाज भी आनी चाहिए ना आप लोग की, जब अगर आवाज नहीं आएगी तो ऐसा लग रहा है जैसे मुरझाए हुए बैठे हैं। हाँ, थोड़ा जोश में आइए, माहौल बनेगा अभी तो। चलिए बढ़िया है। सुरेंद्र को याद आएगा, वही शिवरात्रि आने वाली है दोबारा से। हाँ, एक जब पशु परिचर का बैच चल रहा था, जब बहुत फुल भर के चलता था ये, उस समय हम घर गए हुए थे, शिवरात्रि का दिन था। ये जो कोना है आपके चौराहे पे, यहां भांग पिलाई जा रही थी। अब लड़के पी के आगे बैठ गए भाई कोचिंग में। बोला सर 2 दिख रहा। मैंने कहा भगाओ इनको, छुट्टी करो नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा होता है, अभी वही आने वाला है 15 दिन बाद। चलिए आगे देखिए, आगे बहुत काम की चीज है। देखो तुम कहीं भी बैठ जाओ लेकिन पेपर में नहीं बैठना है, पेपर में दिमाग को सही रखिएगा, ठीक है? यदि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदा जाता है, एक को X% लाभ व दूसरी को X% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि होता है। ये कहना चाह रहा है कि दो वस्तुएं हैं, एक जैसे मूल्य पर उनको हमने खरीद लिया और एक जैसे मूल्य पर जब हमने उनको खरीदा, अब बेचने की बारी आई, समान % के लाभ पर एक को बेच दिया, दूसरी को समान % की हानि पर बेच दिया। तो ऐसी कंडीशन में ना तो आपको लाभ होने वाला है और ना ही आपको हानि होने वाली है। क्यों? क्योंकि जब समान मूल्य पर उतना ही % लाभ निकालेंगे तो पैसा निकल के आएगा,
उसी समान मूल्य पर उतनी % की हानि निकालेंगे, पैसा निकल के आएगा। ये दोनों जगह पैसे तो बराबर आएंगे ना, एक जगह फायदा हो रहा है और दूसरी जगह नुकसान हो रहा है, तब जाके आपको ना तो फायदा मिलने वाला ना ही नुकसान मिलने वाला है। चलो आगे देखो, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, एक पर X% का लाभ व दूसरी पर X% हानि होती है, तो पूरे सौदे में हमेशा X² बटा 100% की हानि होती है, ये फिक्स है हमेशा के लिए। हमेशा क्या होगी आपकी, X² बटा 100% की हानि होगी। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। यदि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदा या बेचा जाए, तथा लाभ या हानि का प्रतिशत असमान हो, तो ऐसी स्थिति में मिश्रण के नियम का प्रयोग करते हैं, क्या करेंगे, मिश्रण के नियम का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करना है किसी को, ठीक है। यदि प्रश्न में दिए गए लाभ या हानि का प्रतिशत मान भिन्न के रूप में है, तो उसे हल करने पर उसका हर सदैव क्रय मूल्य को दर्शाता है, एवं अंश लाभ या हानि को दर्शाता है। अंश क्या करेगा, लाभ या हानि को दर्शाएगा। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ एक बार फटाफट जल्दी से, अच्छे बच्चों की तरह। और अगर किसी को नहीं है तो मत बताना फिर।
बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है? तुम इतने टेंशन में काहे लग रहे हो, तो बताओ मेरे को। मतलब मैं अगर थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाने लग जाता हूं, तुमको ऐसा फील होने लग जाता है पता नहीं आज क्या चल रहा है। मैं कोशिश करता हूं पता है कि 15 मिनट 20 मिनट थोड़ा सा सीरियस हो जाऊं, लेकिन हो नहीं पाता, पता नहीं क्यों। क्योंकि तुम्हारे हजम नहीं होगा फिर वो मैथमेटिक्स, सही है ना? अभी जब तक आपको एकदम मतलब माहौल नहीं मिलता है तो आपको ऐसा फील होता है पता नहीं क्या चल रहा है आज। तो चलो थोड़ा सा बदलते हैं माहौल को। ये कह रहा है सर एलडीसी की किताब भरतपुर में कब तक मिलेगी? बेटा मिलेगी नहीं, जिसको चाहिए बता देना, मैं ले आऊंगा, टेंशन नहीं लो। अभी मिलेगी तो नहीं, हाँ मिलने का तो क्या बताऊं मैं। वैसे देख यहां मिल सकती है बेटा, यहां मिल सकती है, देख इस जगह पे मिल सकती है, और अगर इस पर भी नहीं है तो देख यहां मिल सकती है। ये दो ही जगह है जहां मिल सकती है तुमको। तू तो इन दोनों को जाके बता दे, ये फोटो थमा दे इसकी खोपड़ी में, जो मेरे को चाहिए, बस बात खत्म हो गई। अपने आप मंगवा लेगा ये हमसे। इससे बोल देना गुरुजी ने बोला है, हाँ दिखा देना मेरा वीडियो निकाल के उसको, हाँ ठीक है। दोनों ही एकदम भयानक जगह पर हैं, मतलब बीच में पुलिस लाइन, एक इधर एक इधर, मतलब पुलिस लाइन के गेट के दोनों तरफ बना रखी है दुकानें भाई साहब। वो थोड़ा अलग माहौल है उधर का, राजा महाराजाओं वाला है पुराना, अभी बदल रहा है धीरे धीरे। सेवर में, सेवर में, हाँ उसको चाहिए सेवर में है, सेवर में नहीं मिलेगी पागल। चलिए अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, अगर ऐसे लिखा आ जाए 16 सही 2/3% का लाभ। देखो मैं आपको बता दूं सेवर में जेल है भाई, कितने लोग जानते हैं इस बात को? अरे तुम लोगों ने सेवर का नाम तो पढ़ा होगा ना, सरसों अनुसंधान केंद्र के नाम से पढ़ा होगा। हाँ वो बिल्कुल जेल के बगल में ही है, मतलब केंद्रीय कारागार है उसकी दीवार, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर ये चालू हो जाता है सरसों अनुसंधान केंद्र। चलो ठीक ठाक है। अब देखो नहीं जेल अच्छी होती है वैसे, किसी को देखनी हो तो दो तरीके हैं देखने के, बताओ कौन कौन से? देखो या तो आप जेल प्रेरी बन जाओ तब देख सकते हो, देखो या तो आप उसमें जो रक्षा करते हो उनमें एडमिशन लो तो जेल प्रेरी बनना पड़ेगा, या फिर अंदर वाली में एडमिशन लेना पड़ेगा। देखो जेल प्रेरी बनने के लिए कष्ट भी करना है, अंदर एडमिशन लेने के लिए कष्ट नहीं करना है, अखबार में नाम छपाना है बस। हाँ मजाक की बात क्या है, 2 मिनट में छप जाएगा। बाहर निकल के किसी को कूट दो ढंग से, 5 ही मिनट में हाईलाइटेड। क्यों जेल में नहीं जाओगे फिर? तो एक दिन के लिए जाते तो मर्डर कर दोगे, जेल में जाओगे फिर? हाँ तो ढंग से ठोकने का मतलब यही होता है। अभी आप लोगों ने ढंग से ठोकना देखा ही नहीं कहीं किसी ने। आप लोग के थोड़ा बहुत पीटने को ढंग से ठोकना कहते होंगे। उत्तर प्रदेश जाइए कभी, तब दिखेगा आपको ढंग से कूटना कैसे कहते हैं। थोड़ा बहुत ढंग से कूटने के बाद फिर वो बोलता है कि बताओ क्या बात है। बातचीत तो तब होती है जब कूट लेते हैं। वो कहता है कि बिना बातचीत किए वो कूट लिया मेरे को इसने, अभी मैं इससे कुछ कहूंगा और ज्यादा मारेगा ये। बोला भाई साहब कोई बात नहीं है, यही होता है, रियलिटी है ये। तो देखो क्या हो जाएगा ये आपका 50/300। जब आप इसे हल करेंगे तो देखो 50 से कम 50 और ये 6 बार कटा, तो यहां से पता चल रहा है कि ये तो क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या बता रहा है आपका प्रॉफिट को बता रहा है। इसका मतलब 6 रुपए का सामान था, 1 रुपए के फायदे पर बेचा, तो फिर आपका यहां से सेलिंग प्राइस क्या बनेगा आपका? तो सेलिंग प्राइस बनेगा आपका 7। अब देखो वो अगर ऐसे कह देता है कि किसी वस्तु को 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है तो 1470 रुपए प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो तुम्हें तुरंत पता चल गया 1 ही मिनट में कि ये जो 7 अनुपात दे रखे हैं ये कितने के बराबर दे रखे हैं। इसका मतलब 1 अनुपात की वैल्यू हो गई, देखो 7 दूने 14, 7 एकम 7 0, हमें निकालना है 6 अनुपात का मान। तो क्या हो जाएगा 210 गुणा में 6, तो कितना हो जाएगा आपका 1260 रुपए। इसका मतलब वो सामान कितने का था आपका 1260 रुपए का। अब बताओ तुमको ना क्रय मूल्य से मतलब, ना विक्रय मूल्य से मतलब, ना लाभ हानि से मतलब, सीधा सीधा हल करना है, ये इसके लिए लिखाया गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे आ जाता है देखो 14 सही 2/7% की हानि, तो आप जानते देखो 14 7 98 और 2 कितना होता है 100, तो देखो 100/700
दो जीरो से दो जीरो कटेंगे, क्या आएगा 1/7। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी फिर आपकी हानि। इसका मतलब 7 का सामान 1 के नुकसान पर बेचा जा रहा है, तो बताओ कितने में बेचा जा रहा होगा, तो 6 में बेचा जा रहा है। अब अगर ये कह दिया जाए कि किसी वस्तु को 14 सही 2/7% की हानि पर बेचा जाता है तो 2436 रुपए प्राप्त होते हैं। तो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, तो अब आपको दिख रहा है देखो 6 अनुपात बराबर कितने के, 2436 के। 1 अनुपात बराबर देखो 6 चौका 24, 3 में भाग नहीं जाएगा, 6 6 36। आपको 7 अनुपात का मान निकालना है, तो देखो 406 गुणा में 7, तो देखो 7 चौके 28 और 7 6 42। कितने में खरीदी थी, 2842 रुपए में। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो मेरे से फटाफट जल्दी, किस किस के समझ में नहीं आया है। हाँ भाई आ गया, क्या नहीं आया बोलना पड़ेगा। अब इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। अच्छा ये मैंने जो हल किया ये समझ में आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, ये नहीं आया दोबारा समझाना है। नहीं मैं तो पैसा लिया हूं, दोबारा समझाऊं भाई, इसी बात का मिल रहा है मेरे को, तो मिनट मिनट के हिसाब से मिलता है, तुम तो बताया करो। देखो अच्छा इसको हल करना नहीं आ रहा है तुमको, सही है कि ये ऐसे कैसे हुआ, ये आ गया कि नहीं आ गया, पहले ये बता। अरे ये तो आ गया होगा कि ये 100/700 क्यों आया, नहीं पता, पता है तो फिर मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट के तो 1/7 लिखा है, फिर तो आना ही चाहिए कोई भी हो चाहे। देखो मैं सबके लिए बोल रहा हूं, देखो 7 का गुणा 14 से किया, 14 7 98 और 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 100, तो 100 तो ऊपर रखा, ये 100/7% होता, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या लगेंगे 2 जीरो। अब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, क्या हो गया आपका 1/7। इसका मतलब 7 रुपए का सामान 1 के नुकसान पर बेचा जा रहा है, तो बेचा कितने में जा रहा होगा, एक्चुअलिटी में वो बेचा कितने में जा रहा है, वो 2436 रुपए में। तो 6 बराबर 2436 के, 1 बराबर 406 के। कैसे कि देखो 6 चौका 24, 3 में भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगेगी, हो जाए 36 और 6 6 36, 406 गुणा 7 करेंगे, क्या आएगा आपका 2842 आएगा। क्या आएगा आपका 2842, मैंने बताया वो तो। अच्छा ये नहीं पूछा था तुमने कि ये 1470 कहां से आया, ये मैं बोल रहा हूं ना। अरे ये आया है, देखो समझो, किसी वस्तु को 16 सही 2/3% के लाभ पर 1470 में बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य बताओ। यहां क्या आएगा, किसी वस्तु को 14 सही 2/7% हानि पर 2436 में बेचा जाता है, तो कितने में खरीदा था, तो कितने में खरीदा था। अब सही है, अब उतार लो फटाफट जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह। श्री राधे श्याम। मूड बन रहा था मेरा यार। अरे 7 से इसलिए क्या भाई, क्रय मूल्य 7 है। अच्छा मेरे एक चीज समझ में नहीं है, तुमको ये तो समझ में आ गया, दिक्कत सबको इसमें का यार ये। अरे लिखना होता, फोटो नहीं खींचना होता भाई। मैंने एक बार खिंचवाया, 4-5 साल से परेशान हूं मैं। हाँ फोटो मत खींच, अब खिंचवा लिया मैंने एक बार ढंग से। तब तो ऐसे खिंचवाया तो थोड़ा इधर यूं, ऐसे यूं करो, शक्ल थोड़ा सीधी कर लो, इस्माइल करो भाई साहब, इस्माइल आई नहीं पा रही ढंग से। बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। नौकरी लगने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, आपको जो सीखना है कम से कम 8 घंटे तो सोना है, फिक्स है ये। कुछ काम करो या ना करो, 8 घंटे की नींद आपको प्रॉपर लेनी है परीक्षा तक। जो आप लोग सोचते हो ना मैं 14 घंटे पढ़ लूं, 18, फालतू की बात है सब। 8 घंटे प्रॉपर सोना है, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को रिलैक्स नहीं देंगे पढ़ नहीं पाओगे।
और उसके बाद के 4 घंटे आप अपने लिए निकाल लो, जिसमें खाना पीना, घूमना, मोबाइल चलाना, रील देखना सब कुछ है। 6 घंटे कोचिंग के हो गए, कितने हो गए? 18। बच्चे कितने तुम्हारे पास में? 8 घंटे। अब 8 घंटे तुम खुद सोच लो तुमको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। काफी है 8 घंटे, बहुत होते हैं बेटा। 8 गुणा 60 करो, कितना होता है? 480 मिनट होती है। 480 मिनट में अगर 1 मिनट में एक सवाल भी याद किया तो एक दिन के 480 सवाल होते हैं। 5 जुलाई तक देखना कितने हो गए। किताब में भी ना आएंगे इतने, तो 9,999 आएंगे उसमें। तो आप ये समझिएगा ध्यान से, 480 मिनट को आप कम समझ रहे हो क्या? 480 मिनट को आप आंकी, अगर पर डे आप 480 लाइन भी पढ़ते हो तो कितना होता है? 480 लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, एक पेज में 23-24 ही लाइन होती हैं। आप सोचो, इस कैलकुलेशन को करो, छोटा छोटा। अच्छा आप सोचिए, कभी नल अगर कोई होता है, किसी टंकी में नल लगा होता है तो पानी टपक रहा होता है, उसके नीचे जब हम सुबह बाल्टी लगाकर जब शाम को लौटते हैं ना, वो बाल्टी भर गई होती है। और अगर आप ये सोच लिए होते कि वो एक ही तो टपक रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब वो टपक तो रहा है ना, वो रिस रहा है, और आपने बाल्टी लगाई, इसका मतलब वो भरी। इसका मतलब आप एक एक करके चुन चुन के पढ़ोगे ना तो भी कर सकते हो। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का ना? चलो तो फिर मैं तुमको दर्शन कराऊं, करा दें? चलिए भाई, देखते हैं कि किस तरीके के सवाल आपको मिलने वाले हैं, कैसा कैसा होने वाला है आपके लिए। देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कि किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर क्या होती है? हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? अब देखो उसने क्या कहा कि भाई हानि का जो मान दे रखा है वो दे रखा है आपका क्रय मूल्य का 1/5। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहला सवाल है, आपको सिखाना पड़ेगा, बाकी तो मैं फिर बाद में अपने आप करा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। तो देखो, ये लॉस हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, क्या है आपका? 1/5। इसका मतलब 5 रुपए का सामान था, कितने के नुकसान पे बेचा जा रहा है? तो बेच कितने अनुपात में रहा होगा? कितने रुपए के बराबर हुआ? बताओ, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 2,000 रुपए। क्रय मूल्य पूछा है तो कितने का मान निकालना पड़ेगा? तो बताओ, 5 गुणा में 2,000 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 10,000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? अभी लेटेस्ट वर्जन जो आपको सिखाया वही क्या नहीं है? तो अब आपको करना क्या, वो समझो ध्यान से, कि जब भी आपके सवाल में सीधा सीधा फ्रैक्शन दी होगी, 1/5, 2/3, 7/11, ऐसे तो दिया होगा ना कुछ। तो हमेशा जब भी आपको फ्रैक्शन, देखो जब आपको फ्रैक्शन नहीं दे रखी है, परसेंटेज में दे रखा है, तो आपको हल करना पड़ता है। हल करके भी तो यही लाते हो ना आप। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके सवाल में दे रखा है उसके ऊपर तो वो होगा जो दे रखा है। तो हानि दे रखी है ना सवाल में, तो हानि, और नीचे वाला क्या होगा आपका? क्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये ऐसे लिखा होता 1/7 का लाभ, इसका मतलब ये क्रय मूल्य है और ये क्या है आपका? लाभ है। कैसे पता चलेगा? देखो ये रहा, ये 17 नहीं है, 1/7 ही है ये। देखो कि किसी राशि को 1120 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। इसका मतलब खरीदा कितने में? 7 में। लाभ कितने का कमाया जा रहा है? 1 का। तो फिर बताओ बेच कितने में रहा होगा? इसका मतलब 8 अनुपात की जो वैल्यू है वो है आपकी 1120 के बराबर। 1 अनुपात बराबर क्या होगा? देखो 8 एकम 8, 8 चौका 32, 0। आपको निकालना 7 का मान, तो 140 गुणा में 7 करेंगे, 14 सत्ते क्या हो जाएगा? 98। कितना हुआ? 980 रुपए। इसका मतलब वो कितने में खरीदा था आपने? 980 में। अब बताओ ईमानदारी से कौन कौन ऐसा है जिसके समझ में नहीं आ रहा है? देखो बता दो, नहीं फिर मैं बताऊंगा तो दिक्कत होती है। मैं हालांकि बता सकता हूं किसके समझ में नहीं आया है, और तुमको अगर ऐसा देखना, देखो मैं बताऊं अभी तुमको, पुराने वाले तो जानते हैं, इतना एक्सपीरियंस तो है मुझे यार, ऐसा ही तो नहीं है। देखो तेरे समझ में तो अभी भी नहीं आया है, नहीं आया ना? अरे बता दे मेरे को। हाँ तेरे से पूछ रहा हूं, नाम बता तेरा, पहले तो नाम क्या है? राकेश, तू पूछ के बता भाई से इससे यार। पुनीत, अरे तू भरतपुर का होके और इसे बिल्कुल दबी हुई आवाज में जयपुर में होके भौकाल तो सबसे ज्यादा उन्हीं का है। हाँ टेंशन ले रहा है। अब बता, समझ में आ गया? पक्का? अब देख मैं अभी ऐसे लिख दूं, अगर 2/3
और मैं लिख देता हूं लाभ हो रहा है, तो अब बताना विक्रय मूल्य कितना बनेगा। तूने बता दिया, मतलब समझ में आ गया। इस बार लाभ दे रखा है और वैल्यू दे रखी है जो फ्रैक्शन में, वो क्या है आपकी 2/3। तो बेचने वाला मूल्य कितना बनेगा। बेटी आप बताना। हाँ 5, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ भाई, हाँ तुम बताओ। 5। तुम कहां गए थे इतने दिन से? घी लेने। हाँ ले आए, मिठाई मिठाई लेके आया नहीं लेके आया? ले आया। कितना आएगा? 5। 5 ही होता है वैसे। अरे देखो भाई, ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया लाभ। 3 में खरीदा, 2 के लाभ पर बेचा, कितना मिलेगा? थोड़ा सा ध्यान रखो यार, सब लोग ध्यान रखो, बाकी दिक्कतें हो सकती हैं। सर मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो फिर उत्तर प्रदेश से तो मना थोड़ी करिए, पढ़ लो। देखो अब थोड़ा सा इसने बदला है, इसको बदलने के बाद आपको चिंता नहीं करनी है, समझना ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है देखो कि एक टीवी और एक वीसीआर का मूल्य कुल मिलाकर कितना है इस बार? 35,000 रुपए। यदि वीसीआर से टीवी 1.5 गुना महंगा है, टीवी महंगा है, इसका मतलब देखो मैंने टीवी को यहां रखा और वीसीआर को मैंने यहां रख दिया। अब देखो वीसीआर अगर 1 का है तो टीवी कितने का है आपका? 3/2 का है, क्योंकि 1.5 गुना महंगे का मतलब है इसका 1.5 गुना, और 1.5 बोले तो क्या होता है हल करने के बाद में 3/2। जब आप इसके अनुपात को हल करोगे तो 2 का गुना इधर करना पड़ेगा, तो सरल अनुपात क्या बनेगा आपका? इसका मतलब ये दोनों वस्तुएं 3:2 के अनुपात में खरीदी गई हैं। इसका मतलब 3 और 2 कितना हुआ आपका? 5 अनुपात, बराबर कितने रुपए के बताओ? 35,000 के बराबर। एक अनुपात का मान क्या होगा? जब भी एक अनुपात का मान निकालना है, यहां जो संख्या लिखी है उससे इसमें भाग लगा दो, तो देखो 5 7 35, 7,000 आया। अब बताओ किसका मूल्य पूछा उसने? उसने वीसीआर का मूल्य पूछा है। इसका मतलब 2 अनुपात का मान निकालना है, तो 2 गुणा में 7,000 कितना हो जाएगा आपका? 14,000 रुपए हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए भाई, अच्छा सवाल है, नोट कर लो। जो लोग कहते हैं ना कि लड़कियों का घर छूट जाता है, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं नौकरी के लिए लड़के का भी छूट जाता है। वो चाहे सरकारी करे चाहे प्राइवेट करे, खुद के घर पे मिलने वाली है नहीं, उसको मिलेगी कहां? घर से बाहर। एक्चुअलिटी में आप समझ सकते हैं इस बात को, लड़कियों का घर नहीं छूटता, एक घर से दूसरे घर ट्रांसफर होता है बस। मिलते तो उधर भी आदमी है, वो लड़का खुद अपना एक अलग से अस्तबल बनाता है, एक तरीके से समझो कि भाई उसको खुद को ही रहना है, वहां कोई नहीं रहेगा उसके साथ में। वो बाद की बात है कि अच्छी नौकरी लग जाए, बड़ी नौकरी लग जाए, वो सक्षम हो जाए, बड़ा अच्छा करने लग जाए, तो वो फ्लैट ले सकता है, सारी चीजें कर सकता है। जब नॉर्मल आप गवर्नमेंट जॉब पे जाते हैं तो अकेला ही जाता है वो व्यक्ति, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जिनकी नौकरी लगेगी, कोई झालावाड़ पोस्टिंग होगी, किसी को चित्तौड़ मिलेगा, किसी को बीकानेर मिलेगा, कोई झुंझुनू जाएगा, कोई कहीं जाएगा, घर पे तो नहीं मिल सकती है। तो आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से। घर पे मिलने के लिए तो देखो, मैं जब रीट पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था रीट वाले विद्यार्थियों को कि रीट में घर मिलना एक ही जगह पे तय है आपका, कि आपकी रैंक बहुत बेहतरीन आनी चाहिए, क्योंकि जो टॉप 100 होते हैं सरकार केवल उन्हीं को मौका देती है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार स्कूल और विद्यालय का चयन कर सकते हैं, टॉप 100 को। उसके बाद वाले जितने भी होते हैं सरकार का जो मन होता है उस विद्यालय में उनको थमा सकते हैं, तो मैं उनसे कोई देना देना है। तुम जो कहते हो ना हमने तो ऐसे भरा था, ये सीक्वेंस दिया, उनका जहां मन करेगा। जैसे कि जब एसएससी जीडी जो एक भर्ती होती है इंडिया में, उसमें जो टॉप रैंकर्स होते हैं 10, उनको एसएसएफ मिलती है, उनका खुद का चयन होता है, उसकी खुद की वो होती है कि हाँ मैं खुद चयन करूंगा। जब टॉप रैंकर्स यूपीएससी का बच्चा होता है, आरएएस का होता है, वो चयन करता है अपने लिए कि मैं यहां जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उसने बोर्ड को जवाब दिया कि यार मैं तो अव्वल हूं ना भाई, मेरी मर्जी है, अब तुम पास हो जाओ वही बहुत है। समझो ना बात को। तो वहां एक ही इलाज है,
आप अपने खुद के क्षेत्र में, खुद के गांव में जॉब लग सकते हैं टीचर में, लेकिन रैंक कैसी आनी चाहिए आपकी? टॉप। फिर आप भरो ना पहली चॉइस में अपने खुद के गांव का विद्यालय बढ़िया, घंटी बजे तब जाओ। बहुत लोग हैं पुराने जो नौकरी कर रहे हैं अपनी पंचायत में, दूसरे वाले गांव में हैं, वो लास्ट मोमेंट में जाते हैं कि हाँ भाई उसको दिख रहा है, सारे मास्टर आ गए, अब अपन चलते हैं। गलती से भैंसिया खुल जाए बीच में तो क्लास के बीच में से बांधने आ जाओ, भैंसों को पानी पिलाने आ जाओ, सिलेंडर भरवाना है, भैंसों को चारा डाल, मजाक नहीं है। एक्चुअलिटी में शिक्षा को मजाक इन्हीं लोगों ने बनाया था। इसीलिए मुझे उत्तर प्रदेश सबसे बेस्ट राज्य लगता है पूरे भारत देश में। उत्तर प्रदेश में एक नियम है, पता है क्या? जैसे कि देखो, ये जैसे मान लीजिए यूपी है पूरा, ठीक है, ये जिले बने हुए हैं इसमें। अब जैसे देखो ये आगरा है मान लीजिए आप, इससे सीख लेनी चाहिए अपने राज्य को। अब आगरा से जो जिला टच में है, एक विद्यार्थी जो आगरा का रहने वाला है और सरकारी नौकरी में लग गया वो, तो आगरा से जो जो जिला टच में है ना तो आगरा मिलेगा, ना कभी जो टच में है वो मिलेगा, उसके बाद मिलेगा उसको, ये फिक्स है। अब तू देख ले भाई तुझे कौन से में जाना है। बॉर्डर स्कीम कहते हैं इसको, कि आपके जिले से जो बॉर्डर टच हो रहा है उसमें नहीं जा सकते। अपने राजस्थान की सबसे बड़ी कमजोरी है ये, अपने राज्य के अलावा किसी राज्य में नहीं है कि खुद के जिले में आप चयन करा सकें। अपने राज्य में है, राजस्थान पुलिस में लड़का खुद के जिले में ही लग जाता है अगर अच्छे नंबर लाता है तो, और खुद के जिले में लग जाता है और थोड़ी बहुत लिंक लगा के खुद के मोहल्ले में, खुद के पड़ोस वाले थाने में पोस्टिंग हो जाती है, बस हो गया काम। तो दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत ये है कि जब वो घर से कोई दूसरा व्यक्ति निकलता है ना, तो उसके दिमाग में एक पिक्चर सेट होती है, वो चौराहे पे यार हेलमेट नहीं है, अरे वो मोहनलाल चाचा मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोल देंगे कोई पड़ोसी तो है हमारे, इसमें भी काम नहीं आया तो फिर अपन देख लेंगे मोहल्ले में। मजाक की बात नहीं है। अन्य राज्यों में क्या है, अन्य वहां कोई नहीं जानता उसको, बाहर से आया वो व्यक्ति, कोई जानकारी नहीं है उससे उसकी, तो सीधा वो नौकरी करेगा अच्छे लेवल पे। वो किसी को नहीं जानता है और उसको कोई नहीं जानता है, वो नौकरी कर सकता है। जब आप, अब तुम गांव के स्कूल में पढ़ा के देख लो एक बार, मैं मजाक नहीं कर रहा, गांव के स्कूल में अगर पढ़ा तो लो, वो शाम को अगर तुम्हारे घर ही लड़ाई नहीं हो जाए, तुम किसी के लड़के को पीट कर दिखा दो एक बार। भाई मान लो किसी ने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तुम ढंग से कूट दिए, तुम मास्टर नहीं बन गए, तुमने कूट दिया उसको, वो शाम को कौन का बन, प्रमोद की बहू थी, चलो उसके घर ही चल रहे, हाँ हमारे छोरे को क्यों पीटा तुमने बताओ? है? चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, ये सब आप लोगों को रिफ्रेश करने का था। अभी समझो ध्यान से, आधा घंटे ढंग से समझना है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है, इसका मतलब देखो इस बार सेलिंग प्राइस दे रखा है कॉस्ट प्राइस का 8/5, इसका मतलब देखो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर कितना, 8/5। अब आपको दिख गया अच्छे तरीके से कि देखो खरीदा कितने में, बेचा कितने में, कितने का फायदा हुआ, वो यही पूछ रहा है। लाभ का क्या बताना है, परसेंटेज। हमने क्या बताया था, लाभ कितने का, 3 का, कितने पर हो रहा है, 5 पर, और गुणा में क्या होगा, 100, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, तो 20 दिया क्या होगा आपका, 60% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो फटाफट। भारत देश में युवा सरकार को कभी जीवन में समझ नहीं पाएगा। जब तक समझता है तब तक बुढ़ा हो जाता है वो, फिर उस पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं परिवार की, वो अलग ट्रैक पे चला जाता है। आपको पता है ना, 13 जनवरी से लेके और अभी परसों के दिवस तक भारत देश में एक अलग माहौल था। यूजीसी आ गया, फलाना हो गया, ये उपद्रव कर दिया। जब सरकार को लगा कि यार माहौल थोड़ा ज्यादा गर्म हो रहा है, तो कल परसों माहौल बदल दिया उन्होंने। अब तक मीडिया में क्या चल रहा था, यूजीसी। अभी 2 दिन से मीडिया में क्या चल रहा है, विमान हादसा। यूजीसी भी भूल गए, पहले रावली चल रहा था, तो ये ट्रेंडिंग में आता है। अभी यूजीसी भूल गए, अब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किसको दे रहे बताओ,
अजीत पवार जी मुख्यमंत्री थे, नुकसान हो गया। तो रियलिटी पता क्या है, मोड़ना ही तो होता है भाई। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है तो उसके विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट बताइए। अब देखो किस पर पूछ रहा है पता है, विक्रय मूल्य पर। अब देखो ध्यान से, लागत मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस बराबर है सेलिंग प्राइस का 95%। 95 बोले तो देखो 5 से ये 19 बार कटेगा और 5 से ये, तो देखो कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस कितना आया आपका 19/20। देखो 19 में खरीदा और 20 में बेचा, कितने का फायदा हुआ, 1 का। कितने पर हो रहा है, अब बस ध्यान ये रखना है कि इस बार उसने जो निकलवाया वो किस पर निकलवाया है, तो आपको नीचे विक्रय मूल्य रखना है और गुणा में 100 हो जाएगा। तो देखो 19 पंजे 20 पंजे 100, कितना परसेंट आएगा आपका 5%। ऑप्शन नंबर सी। अगर देखो आप निकालोगे ना जब कि 1 रुपए का हुआ कितने पर 19 पर और गुणा में 100 करोगे, तो देखो 19 पंजे 95 हासिल लगी, बच गई कितने 5, 50 हो गया। 19 दूने 38 और 19 6 114। देखो इधर दिख रहा है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर डी में है। कहानी खत्म हो जाएगी, तो ध्यान रखना आप सोच समझ के। अगर उसने सवाल में कहा है कि तुम्हें निकालना किस पर है, तो फिर आपको नीचे रखना किसको पड़ेगा, एक्चुअलिटी में हमेशा निकालते तो क्रय मूल्य पर ही है, लेकिन अगर विक्रय मूल्य पर पूछ ले वो, तो फिर विक्रय मूल्य को नीचे रखना होता है। याद रहेगा सबको, बहुत बढ़िया। किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखो ध्यान से, एक जगह हो रहा है क्या लाभ, एक जगह क्या हो रही है हानि। इसका मतलब देखिए यहां बेचने वाला जो मूल्य है सेलिंग प्राइस कितना है आपका 240 रुपए, और यहां सेलिंग प्राइस कितना है आपका, तो वो है आपका 120 रुपए। इसका मतलब पहली वाली जो स्थिति है उसमें हो रहा है फायदा और दूसरी वाली में क्या हो रहा है नुकसान। आपको क्लियर पता चल गया कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही तो लाभ हानि है। भाई 120 में बेचा तो नुकसान में था, 240 में बेचा तो फायदा में था, तो 120 से लेकर 240 तक आया, तो इसका मतलब 120 रुपए कमाया उसने। तो जो टोटल 120 है उसी में आपका क्या छुपा हुआ है लाभ और हानि। इस 120 को हम लाभ और हानि में बांट देंगे, एक में जोड़ना पड़ेगा एक में से घटाना पड़ेगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा क्रय मूल्य। अब सुनो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हानि अगर 1 की है तो लाभ कितने का है आपका 3 का है। यही तो कहा है उसने सवाल में, देखो कि लाभ जो है वो हानि से कैसा है 3 गुना है। अगर 1 की हानि हो रही है तो 3 का लाभ हो रहा है। टोटल मिला के कितने अनुपात हुए आपके, तो 4 अनुपात बराबर कितने रुपए के, 1 अनुपात की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30 रुपए। इसका मतलब आपको पता चल गया कि 30 रुपए की तो हानि हुई है और 90 रुपए का क्या हुआ है लाभ। अब याद करो मैंने देखो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले लिखा है तुमको कि हानि में विक्रय मूल्य में हानि जोड़ते हैं तो क्रय मूल्य बनता है और विक्रय मूल्य में से लाभ घटाते हैं तो क्रय मूल्य बनता है। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, जरूरी है देखना नहीं तो तुमको दिक्कत हो जाएगी फिर। बस तुम लोगों ने तो लिख रखा होगा कॉपी में अपनी में, देखो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाना पड़ता है और विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना पड़ता है, तब जाके क्या बनता है आपका। आ गई बात समझ में, सबके समझ में आ गई ना, बहुत बढ़िया, सब होशियार हो गए। इसका मतलब मैं रह गया बस। देखो तो 120 में 30 जोड़ा तो क्या आया 150 रुपए, 240 में से 90 को घटाया तो क्या आया 150 रुपए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी वस्तु को एक जगह खरीदने का मूल्य तो समान ही रहेगा। जैसे कि मान लो मैं और ये भाई साहब दोनों लोग जाके ठेले पे खड़े हो जाएं और केला मांगने लग जाएंगे व्यक्ति से, अब इनको दे वो 40 रुपए किलो और मेरे को दे 50 रुपए किलो, ऐसा हो सकता है। अगर इनको 40 दिया और मैं साथ में खड़ा हूं तो मुझे भी कितने का मिलेगा। अब ये अपने पीजी में जाके किसी दोस्त से कहते हैं, वो पूछता है कि यार केले 50 रुपए में लेके आया मैं 1 किलो, कितने में लाया 50 में। अब उसको लगेगा कि यार सर्दी पड़ रही है, मैं रजाई में से निकल के जाऊंगा, 4थी मंजिल पे पीजी है, मैं इसी को 50 रुपए थमा देता हूं। समझ रहे हो ना बात को। उसने केले ले लिए, इनको क्या हुआ फायदा हुआ।
मान लीजिए मैं लेके आ गया कोचिंग में, अभी राकेश बोलता है कि सर 1 किलो केला मेरे को दे दो। चल कोई दिक्कत नहीं, तू कमा नहीं रहा, तू 30 रुपए में ले ले। तो मेरे को क्या हुआ, क्योंकि मैं कमा रहा हूं, चलो ठीक है तू 30 रुपए दे देना कि सर मेरे पे तो 30 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए यही कहना चाह रहा है कि सामान वही था, एक जगह बेचने का मूल्य क्या था, एक जगह क्या था। ये कहां होता है मैं बताता हूं आपको। आप किसी मोबाइल कवर वाले की दुकान पर जाइएगा, वो भाई साहब आपकी शक्ल देख के बताता रेट। आप देखोगे थोड़ा हाई फाई टाइप में अलग कि हाँ थोड़ा ठीक ठाक है, तो वो रेट बताएगा ठीक ठाक। और तुम देखोगे एकदम अलग टाइप के, हाँ विद्यार्थी जीवन में ठीक है, तो वो उतनी बताएगा जिसमें उसका थोड़ा बहुत। वो बिना फायदे के नहीं बेचेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसीलिए पता मॉल क्यों चर्चित है भारत देश में, इसी कारण में। मॉल में आप फटी चप्पलों में चले जाओ, फटे कपड़ों में जाओ, जो रेट है वो फिक्स है, वो सबके लिए इक्वल है। उसमें नहीं देखा जाता कि तुम ऑडी में से उतर के आए हो, आप रिक्शे पे आए हो ना, मैटर ही नहीं करता उनके लिए। जो रेट वहां तय है वही मिलेगी सबको, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। दुकान पे बदलाव होता है, ये आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से। किसी को कितने में मिलता है, किसी को कितने में मिलता है, सही है ना, पक्का, बहुत बढ़िया। तो आंसर कितना आया आपका। चलो तो अगले वाले का बताओ, देखो आराम से सोच समझ के बताना है, तुम लोग करके बताओ कि किसी वस्तु को 69 की जगह 78 में बेचा गया तो लाभ कैसा हो गया, 2 गुना। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सोचो फिर करो। नहीं बेटा, संगणक में लाभ हानि नहीं है। नहीं आया, 70, बाप रे। देखो सुनो, पहले इसकी बात सुनो, ये क्या कह रहा, ये कह रहा कि लाभ पहले से 2 गुना है। इसका मतलब ये इसने कंफर्मेशन तुमको दिया इस लाइन में कि पहले भी लाभ हो रहा है और अब भी लाभ हो रहा है। तो सीधी बात है कि जो पैसा है वो तो 69 से कम आएगा। इसका मतलब ये दोनों, भाई यहां बेचने पर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब खरीदा तो इससे कम में ही होगा ना। तो ये नीचे वाले दोनों खत्म हो गए। अब बचा क्या, 50 और बस। अब देखो उत्तर आ जाएगा अभी। ये कह रहा है कि मान लो कोई वस्तु यहां थी आपकी, इस वस्तु को 2 तरीके से बेचा गया। पहले बेचा गया कितने में और अब बेचा जा रहा है कितने में। कहने का मतलब यह है, पिछले वाले सवाल में वस्तु 2 थी, बेचने का तरीका अलग अलग था। यहां वस्तु एक ही है, वो तो तुमसे संभावना व्यक्त कर रहा है कि अगर 69 की जगह 78 में बेचें तो। कहने मतलब है बेच नहीं रहा है, बता रहा है वो तुमको बस कि मैंने तो बेचा कितने में था, 69 में, लेकिन कितने में बेच दिया जाए। अब यहां से यहां तक देखो कितना लाभ मिल रहा है तुम्हें, और ये वाला लाभ दुगना है। इसका मतलब पहले भी कितने का हुआ होगा। अब देखो यहां 9 रुपए का लाभ हुआ, तभी तो यहां कितने का होगा। अरे 9 ये वाले और 9 ये वाले कितने बन गए, तो यहां से वस्तु कितने रुपए की थी। अब पढ़ना सवाल को दोबारा एक बार कि देखो 60 रुपए की वस्तु यदि 69 में बेची है तो कितने का लाभ होगा, और यदि 78 में बेची है तो कितने का लाभ होगा। बताओ पहले वाले लाभ का दुगना है कि नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ने का तरीका बदल गया ना, सिस्टम बदल जाएगा, बदल गया ना। देखो तुमने क्या किया होगा मैं बताता हूं, 69 में बेचा, 78 में बेचा, यहां 1 का लाभ, यहां 2 का लाभ, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर। तो देखो 3 अनुपात बराबर कितने के, 9 के। 1 अनुपात बराबर कितने के हो गया आपका, 3 के बराबर।
इसका मतलब यहाँ 3 का लाभ हो रहा है और यहाँ 6 का लाभ हो रहा है। 69 और 3 कितने हो गए? 72, और 78 में से 6 गए तो भी 72। वो तुम्हारे ऑप्शन में नहीं है, तो तुम कहोगे ओए सवाल गलत आया पेपर में, तुम्हें नहीं पता? नहीं आया गलत, सही है सवाल, तुम लोग गलत किए हो। ये कंडीशन केवल तब लगती है जब एक जगह फायदा होता और एक जगह, समझ रहे हैं बात को? या तो दोनों ही जगह फायदा है और बेचने का तरीका बदला है, केवल उसने बेचा नहीं है। समझ गए ना? अगला देखो, किसी वस्तु को 417 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 153 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। अब आपको कंडीशन क्या याद रखनी है? यदि इस प्रकार की स्थिति में, यदि इस प्रकार की स्थिति में, यदि इस प्रकार की स्थिति में लाभ या हानि का प्रतिशत, लाभ या हानि समान है, तो क्या करना है आपको? तो आपको करना है, देखो, कॉस्ट प्राइस, सॉरी, सेलिंग प्राइस 1 प्लस में सेलिंग प्राइस 2 और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। क्या निकल जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। मतलब दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर यदि आधा करते हैं तो क्या मिल जाता है आपको? क्रय मूल्य मिल जाता है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, 417 प्लस का 153 कितना हो जाएगा आपका? 570 बटा 2, तो कितना आएगा आपका? 385 रुपए। और यही क्या हो जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 285, सॉरी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, लाभ हानि अगर अनुपात के अनुसार दे रखी है तो वैसे काटेंगे, एक जैसा बेचा हुआ है तो अलग करना है, और अगर बराबर दे रखा है तो ऐसा करना है। अरे क्लास बड़ी जल्दी हो जाती है, बड़ा ऐसे ना पूरा हो पाएगा भाई साहब तुम्हारा ये कोर्स। नहीं, संडे तो अंग्रेजी लगेगी भाई, इस बार लगी हुई है, तुम लोगों ने देख ली होगी अच्छे तरीके से। हाँ, संडे को अंग्रेजी है, और दिख रही होगी आपको कि इस बार इंग्लिश में जो टॉपिक चलेगा वो कौन सा है आपका? टेंस। वर्ष 2024 के पेपर को निकालोगे तो 7 सवाल हैं 75 में से टेंस के, तो सबसे पहले मैंने यही रखा, ठीक है। फिर हाँ, नरेश सर आएंगे। फिर अगले वाले को जो चलेगा वो चलेगा आपका क्या? डिटरमाइनर्स। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इसके भी पिताजी हैं, 75 में 9 हैं ये, मतलब डिटरमाइनर्स के 9 सवाल थे 2024 के एलडीसी में। अब तुम खुद ही देख लो तुमको क्या करना है, अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। धन्यवाद।